नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी कि जेटेट 2026 के अंतर्गत हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का पहला टॉपिक जो है कंप्यूटर का परिचय, कार्यप्रणाली और पीढ़ियाँ, इसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर है। इसमें आपको वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले झार शिक्षा के द्वारा आप लोग के लिए बुकलेट तैयार किया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। कंप्यूटर के 3000 क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, जिसका प्राइस जो है 220 रुपया है, लेकिन ये भी आपको ऑफर प्राइस में मात्र 99 में मिल जाएगा। वहीं कंप्यूटर का ही एमसीक्यू बुकलेट तैयार किया गया है, इसका प्राइस भी 220 रुपया है और ये भी आपको 99 में मिल जाएगा। वहीं अगर सीडीपी का अगर आप लोग लेते हैं बुकलेट, जिसमें से 4000 क्वेश्चन आंसर है, जिसका प्राइस 300 है, बट ये अभी आपको मात्र 149 रुपया में मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो ये बुकलेट, वो हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का कंप्यूटर विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का कंप्यूटर विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इसका योगदान है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कि जॉन वान न्यूमैन ने 1945 में एक ऐसा डिजाइन प्रस्तुत किया जिसमें डेटा और निर्देश दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ईडीवैक इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस आर्किटेक्चर पर आधारित पहला कंप्यूटर था, यानी कि ईडीवैक जो था वह वान न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित पहला कंप्यूटर था। इसमें सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए बस सिस्टम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था? यह तीसरी पीढ़ी में, यानी कि थर्ड जनरेशन में। तीसरी पीढ़ी जो कि 1964 से 1971 के बीच में थी, में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी के उपयोग से कंप्यूटर की गति बढ़ी, जिससे एक ही समय में कई उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते थे। इसे ही टाइम शेयरिंग कहा गया। इसी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शुरुआत हुई। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल भाषाएं जैसे फोर्टेन, कोबोल और पास्कल का व्यापक उपयोग भी आपका थर्ड जनरेशन में हुआ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम कौन सा है? तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम जो है वह कौन सा है? तो पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का सबसे पहले पोस्ट रन करता है। यह चेक करता है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक जैसे कि रैम, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव सही से काम कर रहे हैं या नहीं। पोस्ट के बाद जो है बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड यानी कि बूटिंग करता है। बायोस मेमोरी जिसमें रोम या ईपी रोम में स्टोर होता है। बायोस मेमोरी जो है रोम या ईपी रोम में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था और इसे किस वर्ष विकसित किया गया
था। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, जिसे वर्ष 1971 में विकसित किया गया था। यह 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जिसे इंटेल कॉरपोरेशन के टेड ऑफ और फेडेरिको फागिन ने विकसित किया था। इसने चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव रखी, यानी इंटेल 4004 जो है वह 4th जनरेशन के कंप्यूटरों की नींव रखी। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद ही माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण जो है वह संभव हो सका। चौथी पीढ़ी में LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर की किस पीढ़ी की प्रमुख विशेषता है? यह 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी की विशेषता है। 5वीं पीढ़ी 1989 से वर्तमान में अभी जारी है कि कंप्यूटर जो है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जिनमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक माइक्रोचिप पर लगाया जाता है। यह AI और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है। 5वीं पीढ़ी जो है वह AI और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है। इस पीढ़ी में प्रोलोग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक और लिस्ट प्रोसेसिंग जैसी AI आधारित भाषाओं का प्रयोग होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी भी इसी चरण का हिस्सा है। क्वांटम कंप्यूटर और नैनो टेक्नोलॉजी भी जो है वह 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट के बीच डेटा के तेजी से आदान प्रदान के लिए CPU के अंदर किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो CPU के अंदर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। रजिस्टर CPU के अंदर स्थित सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। यह उन डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से होल्ड करती है जिन्हें CPU द्वारा तुरंत प्रोसेस किया जा रहा होता है। मेमोरी पदानुक्रम यानी कि मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर जो है सबसे ऊपर और सबसे तेज होते हैं। रजिस्टर में एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के मुख्य 4 चरण कौन से हैं जो CPU द्वारा किसी निर्देश को पूरा करने के लिए अपनाए जाते हैं? यह कौन कौन से हैं 4 चरण? तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं FDES। कंप्यूटर प्रणाली में CPU पहले मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है यानी कि फेच करता है, उसे समझता है यानी डिकोड करता है, उस पर कार्य करता है यानी कि एग्जीक्यूट होता है, और अंत में परिणाम को मेमोरी में सेव करता है यानी कि स्टोर करता है। इसे मशीन साइकिल भी कहते हैं। CPU की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। आधुनिक प्रोसेसर यानी कि पाइपलाइनिंग का उपयोग करके एक साथ कई इंस्ट्रक्शन साइकिल चलाते हैं। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था और इसे आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज क्यों माना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया। इसमें पहली बार इनपुट यानी कि पंच कार्ड, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट का कंसेप्ट दिया गया था, जो आज के कंप्यूटर का आधार है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एडा लवलेस ने इस मशीन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था, इसलिए उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर
माना जाता है। किसको? तो एडा लवलेस को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है और इसे किस संस्था ने बनाया था? तो पहली स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, यानी कि परम 8000। इसे सीडेक पुणे ने विकसित किया। जब 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, तब डॉक्टर विजय पी भटकर के नेतृत्व में 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक पुणे ने इसे बनाया। किसे? तो परम 8000 को। परम का अर्थ पैरेलल मशीन है। सुपर कंप्यूटर की गति जो होती है वो फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टम बस के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो सिस्टम बस के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। मदरबोर्ड पर तारों का वह समूह जो सीपीयू, मेमोरी और अन्य उपकरणों के बीच डेटा और सिग्नल ले जाता है बस कहलाता है। एड्रेस बस लोकेशन तय करती है। एड्रेस बस जो होती है वो लोकेशन तय करती है। डेटा बस वास्तविक डेटा ले जाती है और कंट्रोल बस कमांड यानी रीड राइट भेजती है। एड्रेस बस जो होती है ये यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक तरफा होती है जो सीपीयू से मेमोरी की ओर होती है। वहीं डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिश यानी कि दोनों दिशा में जो होते इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको भेज सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो उसमें मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी जो कि 1940 से 56 के बीच थी में वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर के लिए डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल होता था। ये कंप्यूटर मशीन 01 यानी कि कंप्यूटर मशीन जो लैंग्वेज है वो 01 पर काम करते थे। कौन? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो थी वो प्रथम पीढ़ी का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। कौन? तो यूनिवैक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में बग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो बग शब्द का पहली बार प्रयोग जो है ये ग्रेस हॉपर ने किया था। 1947 में हार्वर्ड मार्क II कंप्यूटर में एक असली कीड़ा रिले के बीच फंस गया था जिससे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। ग्रेस हॉपर ने इसे फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड लिखा था। सॉफ्टवेयर में गलती को बग कहते हैं और इसी गलती को सुधारने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैश मेमोरी जी है यह लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर कार्य करती है। कैश मेमोरी इस सिद्धांत पर काम करती है कि सीपीयू जिस डेटा या निर्देश का अभी उपयोग कर रहा है भविष्य में उसके बार बार उपयोग होने की संभावना है, यानी कि टेम्पोरल लोकेलिटी। यह उसके आसपास के डेटा का उपयोग होगा यानी कि स्पाटियल लोकेलिटी के रूप में। यह रैम और सीपीयू के बीच स्थित अत्यधिक तेज मेमोरी है। कौन? तो कैश मेमोरी। यह L1, L2 और L3 लेवल्स में विभाजित होती है। कैश मेमोरी जो होती है वह L1, L2 और L3 लेवल्स में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? तो ENIAC को जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा डिजाइन किया गया था। ENIAC को दुनिया का पहला और पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है।
इसे 1945 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। किसमें? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। इसका वजन लगभग 30 टन था और इसमें 18,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। यह दशमलव प्रणाली पर काम करता था, न कि बाइनरी पर। जो ENIAC जो था वह दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम पर काम करता था, बाइनरी पर नहीं। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मूर का नियम कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में क्या कहता है? तो मूर का नियम कहता है कि एक माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर ने 1965 में यह भविष्यवाणी की थी। इसी नियम के कारण कंप्यूटर का आकार लगातार छोटा होता गया और उनकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ती गई। यह नियम सीधे तौर पर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और घटती कीमत से जुड़ा है। आधुनिक समय में चिप निर्माण की भौतिक सीमाओं के कारण यह नियम अब धीमा पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी DMA का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इनपुट आउटपुट डिवाइस को CPU के बिना सीधे मुख्य मेमोरी यानी RAM तक पहुंचने की अनुमति देना। DMA कंट्रोलर, हार्ड ड्राइव या साउंड कार्ड जैसे इनपुट आउटपुट उपकरणों को CPU को बाईपास करके सीधे RAM में डेटा पढ़ने या लिखने की सुविधा देता है। इससे CPU अन्य कार्यों के लिए मुक्त रहता है और सिस्टम की गति बढ़ती है। भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर जैसे डिस्क रीड राइट के लिए यह अनिवार्य है। DMA के दौरान CPU बस का नियंत्रण DMA कंट्रोलर को सौंप देता है। अगला प्रश्न है, मशीन साइकिल का समय मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो MIPS का उपयोग जो है वह किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और हर्ट्ज का, यानी कि मशीन साइकिल का समय मापने के लिए MIPS और हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। एक प्रोसेसर 1 सेकेंड में कितने मशीन साइकिल पूरे कर सकता है, यह उसकी क्लॉक स्पीड पर निर्भर करता है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की समग्र निर्देश निष्पादन दर MIPS में मापी जाती है। 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर 1 सेकेंड में 1 अरब यानी कि बिलियन क्लॉक साइकिल जनरेट करता है। सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स को किस इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कंपोनेंट से बदल दिया गया था? तो किससे बदल दिया गया था? जिसे ट्रांजिस्टर से बदल दिया गया था। 1947 में बेल लैब्स में विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसके उपयोग से दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के कंप्यूटर अधिक छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय हो गए। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर उपकरण है जो जर्मेनियम या सिलिकॉन से बना होता है। दूसरी पीढ़ी में ही असेंबली भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। असेंबली भाषा का प्रयोग जो है ये दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में ही यह शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स आमतौर पर किस रासायनिक तत्व के बने होते हैं? तो यह सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है और अन्य में नहीं। यह गुण
कंप्यूटर स्विचिंग और लॉजिक गेट्स के लिए आदर्श है। आईसी का जो आविष्कार है वो 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने स्वतंत्र रूप से किया था। जैक किल्बी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके? तो आईसी के आविष्कार के लिए जैक किल्बी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है रिस्क और सिस्क क्या है? ये दोनों जो हैं वो सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग के आर्किटेक्चर हैं। रिस्क यानी कि रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में निर्देशों की संख्या कम और सरल होती है, जिससे यह तेज काम करता है, जैसे कि ARM प्रोसेसर। सिस्क यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में निर्देश जटिल होते हैं जो मेमोरी स्पेस बचाते हैं, जैसे इंटेल x86। स्मार्टफोन और टैबलेट में ऊर्जा बचाने के लिए आमतौर पर रिस्क यानी कि ARM का प्रयोग होता है। डेस्कटॉप पीसी में मुख्य रूप से सिस्क यानी इंटेल और AMD का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है फर्मवेयर क्या है और यह कहाँ स्टोर होता है? तो यह हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला स्थायी सॉफ्टवेयर है जो रोम, पीरोम या ईप्रोम में स्टोर होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। इसे हार्डवेयर के निर्माण के समय ही चिप में एम्बेडेड कर दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कंप्यूटर का बायोस है। फर्मवेयर को सामान्य सॉफ्टवेयर की तरह आसानी से डिलीट या बदला नहीं जा सकता। इसे अपडेट करने की प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है? तो प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत जो है यह बैच प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। इस सिस्टम में समान प्रकार के कार्यों यानी जॉब्स का एक बैच बनाया जाता था और एक साथ निष्पादित किया जाता था। इसमें उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच कोई सीधा इंटरेक्शन नहीं होता था। पेरोल सिस्टम और बिलिंग जैसे कार्यों के लिए यह बहुत उपयोगी था। इसमें इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। किसमें? तो बैच प्रोसेसिंग में। अगला प्रश्न है LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय कार्यों के दौरान मध्यवर्ती परिणामों यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करने के लिए किस विशिष्ट रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये एक्यूमुलेटर का उपयोग किया जाता है। जब LU कोई गणना जैसे जोड़ या गुना करता है तो अंतिम परिणाम मेमोरी में भेजने से पहले अस्थायी रूप से एक्यूमुलेटर में स्टोर यानी कि संग्रहित किया जाता है। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला CPU रजिस्टर है। प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के आधार पर यह 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का हो सकता है। अगला प्रश्न है प्लग एंड प्ले यानी PNP सुविधा किस कंप्यूटर बस इंटरफेस से संबंधित है? यह USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस से संबंधित है। PNP वह तकनीक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए डिवाइस जैसे पेन ड्राइव या माउस को कंप्यूटर से जोड़ते ही उसे पहचानने, कॉन्फ़िगर करने और काम शुरू करने की अनुमति देती है बिना सिस्टम को रीस्टार्ट किए। यानी कि प्लग एंड प्ले जैसे कि हम लोग हेडफोन यूज करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो जैसे ही हम लोग हेडफोन लगाते हैं तो तुरंत एक्टिव होता है, यानी कि तुरंत काम करने लगता है बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट किए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लग एंड प्ले, मतलब लगाओ और तुरंत काम कर लो अपना जो भी हो। USB का आविष्कार अजय भट्ट ने किया था। हॉट स्वैपिंग प्लग एंड प्ले का ही एक उन्नत रूप है। हॉट स्वैपिंग जो है यह प्लग एंड प्ले का ही एक एडवांस रूप है। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में पेटाफ्लॉप्स का क्या अर्थ है? तो पेटाफ्लॉप्स का क्या अर्थ है? यह प्रोसेसिंग की
गति की इकाई है। क्या है? यह पेटाफ्लॉप्स जो है वो प्रोसेसिंग गति की इकाई है जो 1 सेकेंड में 1 क्वाड्रिलियन यानी 10 की घात 15 फ्लोटिंग पॉइंट्स कैलकुलेशन को दर्शाता है। पेटाफ्लॉप्स आधुनिक कंप्यूटरों के प्रदर्शन को मापने का पैमाना है। एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है कोई भी गणितीय गणना हो सकती है जिसमें दशमलव शामिल हो। भारत का परम सिद्धि एआई एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर एक्साफ्लॉप्स 10 की घात 18 की सीमा को पार कर चुके हैं। दोस्तों, ये है इस वीडियो का पार्ट 1 था। वीडियो में क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग देख ही रहे होंगे, तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसका जो बुकलेट है अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे नंबर 82 71 11 36 45 पर कॉल करके ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू और 1 लाइनर जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में अभी इसको दिया जा रहा है। मात्र 99 में आपको सेपरेट दोनों मिल जाएगा। अगर 1 लाइनर लेते हैं तो वो भी 99 का मिल जाएगा और एमसीक्यू लेते हैं तो वो भी आपको 99 का मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, और जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार ये बुकलेट है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से जरूर ही मदद मिलेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर से जेटेट जो है वो पास कर जाइएगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।